संजय कुलकर्णी जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री B.S. त्रिपाठी जी, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी जी और श्री रविंद्रनाथ सचदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप कृपया आगे आइए और मंच पे विराजमान हो जाइए। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। अच्छा हो सकता है। यस सर। जो भी प्रोजेक्टर पर वीडियो चला रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हमारा रीजन काफी समय से इस तरह नीरज कुमार दुबे जी और अंकित सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वे जल्दी से स्टेज पर आएं और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। तो आज की जो परिचर्चा है रक्षा विषय पर कि रक्षा क्षेत्र में कितने आत्मनिर्भर बने हैं। कुलकर्णी सर, मेरा आपसे सवाल यही है कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ने के दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ हथियारों तक ही सीमित है? कोई रणनीतिक मुद्दे पर भी हम कुछ हमने फेरबदल किया है? और जो वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ कहीं लड़ाई हो रही है, दो देश और भी भिड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि हमको हमारी जो तैयारियां हैं वो किस स्तर की हैं, या हमको और क्या कुछ करने की जरूरत है रणनीतिक रूप से खासतौर पे? क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार की वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक लिस्ट आती है कि ये हथियार और हम नहीं खरीदेंगे, हम इनका देश में ही बनाएंगे। तो सिर्फ हथियार या रणनीति भी हमारी कुछ बदली है या बदलनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा साक्षी का कि इस तरह के। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आत्मनिर्भर हम लोग बार बार कहते हैं और जिस प्रकार से हम लोग यहाँ बैठे हैं और आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कई एक ऐसे देश दुनिया में हैं जो आज सवेरे क्या हुआ, रात को क्या होगा पता नहीं चलता है। हम लोगों ने देखा रशिया यूक्रेन, हम लोगों ने देखा इज़राइल हमास, बाकी देशों में आर्मेनिया, अज़रबैजान, बाकी भी विश्व में एक बहुत बड़ी बात है कि जो युद्ध है, कई बार जब लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा, कोई कहता है 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर आप देख रहे हैं कि डेढ़ साल वो युद्ध नहीं ख़त्म होते। और अभी भी जो इज़राइल हमास का है, सब ने बोला इज़राइल बहुत ही तगड़ा देश है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब देख ली 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, और इसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम रक्षा के मामलों में देश को आत्मनिर्भर होना निहायत ज़रूरी है। अगर देश आत्मनिर्भर नहीं होएगा और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो तकलीफ़ होगी। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ सुरक्षा के मामले में नहीं, जैसे कह रहे थे, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग हो, जब तक हम लोग आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट नहीं होएंगे, दूसरों के ऊपर निर्भर करेंगे, हम लोगों को तकलीफ़ होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी वक्त भी कोई हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, या ये कोप और सुरक्षा के मामले में। और ख़ासकर जब हमारे जो पड़ोसी हैं वो ऐसे हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई आतंक फैलाने में लगा है, कोई विस्तारवाद में लगा है, और भारत एक लोकतंत्र होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आत्मनिर्भर हों, और आत्मनिर्भर सुरक्षा के मामले में, और जिसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। किस प्रकार से प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस तरफ से PSUs को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IITs हैं, एकेडमिया हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन सब को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम लोग सब इस दिशा में जाएं, आत्मनिर्भर होने के नाते, कि कम से कम सुरक्षा के मामले में अपने देश को कहीं देखना ना पड़े,
और हम इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट करें। और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ एक साल पहले हम 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, आज तकरीबन 15,000 करोड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग पूरे विश्व भर में काफ़ी सालों तक नंबर 1 इंपोर्टर थे, अब नंबर 2 हो गए हैं। मुझे लगता है कि अगले कम से कम 10-15 सालों में हम कहीं 10वें इंपोर्टर हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी, और एक्सपोर्टर टॉप 5 में आ जाए और इंपोर्टर लास्ट 10 में चले जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। जिसके लिए मुझे लगता है ये जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। अपना इनोवेशन, अपना तौर तरीका किस तरीके से एडजस्ट करना है, वही एक तरीका है। मैं कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत और सुदृढ़ भारत होगा, मजबूत भारत होगा, तभी तरक्की करेगा। नहीं तो तरक्की बहुत कठिन है, रातों रात सब तबाह होने की हो सकता है। उससे बचने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। सर, आपने अभी आत्मनिर्भरता की बात की, लेकिन सवाल कई हैं। हम आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो, तो उन चुनौतियों के लिए रणनीतिक तौर पर हमें कितना आगे होना पड़ेगा, खास करके जब तकनीक इतने बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तकनीक बढ़ रहे हैं, तो वो चुनौतियां और भी दोगुनी हो गई है। रक्षा मंत्री के बयानों को आप सुनिए तो लगातार वे कहते रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी भी है वो भी अब तकनीक एक बड़ी चुनौती बन रही है। देखिएगा, टेक्नोलॉजी इज एन इवॉल्विंग थिंग, वो हर बार आगे चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी में वी हैव टू बी टू अप। इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, स्किल, टैलेंट, पैसा, ज़मीन, सब कुछ है। और उसके लिए भारत सरकार ने भी 2 कॉरिडोर्स बनाने का जो प्रायोजन किया है। एक यूपी में है, एक साउथ में तमिलनाडु में है, चेन्नई में। उसके अलावा बाकी ये जो टैलेंट है, इसको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के बहुत एडवांस, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी, किसी भी फील्ड में जब तक हम लोग आगे नहीं रहेंगे, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे सर्वेलेंस हो, सब में बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने आगे रहना है। अगर आगे नहीं होंगे, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ वॉर इज़ टू प्रिपेयर फॉर अ वॉर। अगर आप लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, लड़ाई कभी नहीं होगी। जिस वक्त देश कमज़ोर तब देखा जाता है जब वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़ाई के लिए तैयार हो। लड़ना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अगर लड़ने का कोई अगर हम लोगों को उकसा रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं है। लेकिन लड़ाई का ये जो हम लोग टेक्नोलॉजी, फौज, तरीके यकीन करना सुरक्षा के मामले में, मकसद एक है, लड़ना नहीं है, कि दूसरे को इस बात का एहसास दिलाना है कि आप हमारे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान होगा। उसको डर रहना है, डेटरेंस जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो होएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर तैयारी नहीं होगी तो मुश्किल होगा। सो टेक्नोलॉजी जो है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक कहावत है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। मतलब लड़ना नहीं, लड़ने के बिना उसको इस बात का एहसास दिलाना कि अगर आपने हमारे साथ छेड़ाछाड़ी की तो आपको इसका बहुत कीमत बहुत ज़बरदस्त निभानी पड़ेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में, ये हमास ने कोशिश की और इजराइल ने इस तरीके से उसका जवाब दिया कि अब पूरा विश्व कह रहा है सीज़ फायर, सीज़ फायर, सीज़ फायर करो। क्यों? क्योंकि अगर उसको लगा हमास को कि शायद छेड़ाखानी करके इजराइल मान जाएगा, क्योंकि 2008 में भी किया, 2012 में भी किया उन्होंने, 2014 में भी किया, 2021 में भी किया, उन्होंने सोचा 2023 में भी निकल जाएगा, नहीं हुआ। अब ज़बरदस्त जब हमला हुआ, अब आफत आ गई हमास को। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए टू प्रिपेयर इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आंतरिक व बाह्य चुनौतियों को देखते हुए रक्षा सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक मामलों में हमें किन बदलावों की जरूरत है,
कई देशों में हम देखते हैं कि सीमाई और शहरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए भी सुरक्षा तंत्र को सहयोग और मदद करने के लिए नियम बने होते हैं। क्या हमारे देश में भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक जो टनल वारफेयर है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमने जिस तरह से देखा, सबने अभी इजराइल का जिक्र किया, तो इन सब को देखते हुए आपका क्या रुख है? नीरज जी, आपने दो प्रश्न हैं इसमें। एक तो आपने सुरक्षा नीति की बात की। जी, देखिए, सुरक्षा नीति बहुत जरूरी है हर एक चीज में। आप अभी जैसे टिकैत जी कह रहे थे, कृषि के क्षेत्र में हर एक जगह। और सुरक्षा नीति देखिए, एक विडंबना है हमारे देश में कि सुरक्षा नीति हमारे देश में पब्लिक नहीं हुई है, न बनी है। बनी जरूर है, लेकिन हम कहते हैं नीड टू नो बेसिस पर है सुरक्षा नीति। जबकि बाकी देशों में आप देखिए, अमेरिका में हर एक प्रेसिडेंट जब आता है तो अपनी सुरक्षा नीति जारी करता है। जो बाइडेन ने 2022 में अपनी सुरक्षा नीति जारी की थी। चीन जो हमारे बगल में है, शी जिनपिंग 2014 में वो सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। 2014 में सुरक्षा नीति उन्होंने वहां बनाई थी। 2021 में उन्होंने अपनी सुरक्षा नीति चीन ने जारी की, जिसमें बहुत चीजें हैं। अमेरिका में जो जारी हुई है 50 पेज की है, कई चीजें हैं, हर एक चीज उसमें सुरक्षा नीति में है। वही चीन में है। पाकिस्तान हर साल अपनी सुरक्षा नीति जारी करता है, जिस भी फॉर्म में है, वो अलग की बात है। हमारे पास भी है। और हम तो इतने, हमारी नीति जो है 300 BC में चाणक्य में जाइए, आप अर्थशास्त्र देखिए, उसमें जो सप्तांग है, जो 7 चीजें उन्होंने दी हैं, 7 चैप्टर बनाई हैं प्रशासन के बारे में, गवर्न करने के बारे में। 5 उसमें सुरक्षा पर हैं, जिसमें 3 आंतरिक सुरक्षा पर हैं, 2 बाहरी सुरक्षा पर है। और दोनों बहुत जरूरी हैं। आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी इसलिए है कि कोई भी अंदर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ही दुश्मन है, बाहर वालों की मदद करते हैं और उनके इंस्टिगेशन पर कुछ भी हमारे यहाँ कर सकते हैं। चाहे वो ब्लास्ट कहिए, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेशन से लेकर के वायलेंस, जातिगत या धार्मिक, कुछ भी कर सकते हैं। बाहरी वाले भी ये कर सकते हैं लेकर के। तो हमें दोनों चीजें देखनी है। और सुरक्षा में मैं एक चीज कहूँ, एक चीज ही नहीं है। अगर देश की सुरक्षा देखी जाए तो देश के 48 मंत्रालय छोटे बड़े मिल करके, जिसमें कृषि से लेके हर एक चीज शामिल है। यूक्रेन ने बता दिया है कि फूड सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये भी एक वॉरफेयर है। ये भी अगर देखा जाए तो सुरक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण है कृषि और एक फूड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी। आप हर एक चीज जो जिसमें भी लीजिए। अभी आप बात कर रहे थे रक्षा सामग्री की। आप सोचिए, हम गोलों से लेकर के, राइफल से लेके हर एक चीज कुछ साल तक इंपोर्ट करते रहे हैं। और वही चीज हुई है। हमें हर एक चीज जो 2 रुपए की टमाटर देश में बना सकते हैं, वही चीज हमको 300 रुपए में मिलती रही है। आप किसी से पूछिएगा, जो चीजें हम बाहर से लेते रहे हैं कितनी कॉस्ट पर है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये नीति बनानी, हम बनाएं और इसमें एक समग्र हो। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा कहते हैं कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। लेकिन हम आज तक कोई नीति नहीं बना के बताए हैं देश के नागरिकों को उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या करना चाहिए, और अगर ऐसी चीज होती है तो कहां जाए। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया इजराइल का। ये देखिए, इजराइल के 22 गांव में हमास पहुंच गया था और उनका जो है कोई उनको रोका नहीं। अब इजराइल जो है समीक्षा करके 436 उसने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना गांव में और बाकी जगहों पर, जैसे जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो हमको भी यही करना पड़ेगा हर एक गांव में। आप समझिए, एक ब्लास्ट हो जाता है सोहीनगर में, कोई कुछ नहीं कर पाता। 4 जो है मिलिटेंट आते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि कोई नीति नहीं है। हमारे वहां के आदमी जाएं किसके पास, किसको बताएं कि क्या हो रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस होगा, उनको पता रहेगा, तो लोग करेंगे। तो मेरी यही है जो सुझाव है, एक समग्र नीति होनी चाहिए। नीति नो बेसिस पर आप कीजिए, लेकिन अभी जो है ग्राउंड लेवल तक दीजिए। आज जो हमारी सुरक्षा नीति है 2010 की है, रेड बुक, जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने उस समय बनाया था। उसके बाद से कोई रिव्यू नहीं हुई है। 2014 की नीति रेड बुक आर्म्ड फोर्सेस के पास है, जो एक डायरेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिफेंस मिनिस्टर का। तो बहुत जरूरी है इसमें रिव्यू लाना। और ये जो वॉरफेयर की चीजें हैं जो बदल रही हैं,
ये देखिए जो टनल की बात आपने की, ये वहां पर रह करके, ऐसा नहीं है कि इजराइल को पता नहीं था, 2018 में उन्होंने सबसे पहले ये टनल देखी थी हिजबुल्लाह की, सीरिया से, जो कि सीधा इनके इलाके में आ रही थी। तो ऐसा भी नहीं है कि पता नहीं था, लेकिन यस, ये जानकारी रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं समग्र, आज आपने आईबी, रॉ, सीबीआई, जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन एनआरओ वगैरह सब बना रखी हैं, सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाना है, जो अभी नहीं है। हालांकि एनएसए के अंडर में ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी कमी है, और अगर इजराइल जैसे देश में कमी हो सकती है तो हमारे यहाँ तो कमी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है इस नीति को आगे लेके चलना और इसको एक समग्र नीति बनाना। सर, हमास इजराइल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध में विभिन्न हवाई प्रणालियों का उपयोग किया गया है। इसलिए तेजी से बदलती हुई वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारतीय संदर्भ में हमें क्या तैयारियां रखनी चाहिए, और भारत की वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, ड्रोन के उपयोग और एरोस्पेस के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जो प्रश्न उठाया है ये तो कोई बात नहीं, बहुत जरूरी। इसके पहले शुरुआत में मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा कि देश की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है, खाने की। कोई भी देश कितना भी कब्जा कर ले, कितना भी डॉलर ले ले, डॉलर से सिटीजन का पेट नहीं भर सकता। पेट भरता है किसानों से। जिस तरीके से समस्या चल रही है, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि कोई देश कहेगा कि मैं आपको गेहूँ नहीं दूंगा। भारत ही एक ऐसा देश है जो सक्षम है अपने आप के लिए और दूसरे के लिए भी। मैं बात आगे बढ़ाना चाहूँगा, हमारा पैसा किससे बाहर जाता है? हथियार खरीदने में और पेट्रोल खरीदने में। और हथियार खरीदने का पैसा अगर हमारे पास रह जाए तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक एयरफोर्स की सवाल है, एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता हमारे पास बहुत पहले थी। 1962 में मारुत एयरक्राफ्ट बनाया गया था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें। इस मारुति जहाज़ को 71 ऑप्स में भी हमने यूज़ किया था। सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा जहाज़ खरीदने में होता है और होता रहा है। ये सही बात है कि ये खर्चा सरकार इसलिए करना चाहती थी कि इसके अंदर जो भी गड़बड़ हो, कोई विरोधी उसके ऊपर हाथ मतलब पॉइंट आउट नहीं करते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं, सारे डेवलपिंग नेशन का है कि वो रक्षा का सामान बाहर से खरीदते हैं ताकि उनको ऑब्जेक्शन ना कर सके। लेकिन जहाँ तक रक्षा का जहाज़ का जो हमारा स्टेप है, एयरफोर्स की मैं बात करना चाहता हूँ। जो हमारे पास जहाज़ अभी तक हमने रशिया से खरीदे हैं, यूके से खरीदा हुआ है, फ्रांस से खरीदा हुआ है। अब जहाज़ हमने खुद बनाना शुरू कर दिया है। अभी जहाज़ बनाने का फ़ायदा मीन्स कि हमारा जो आउटफ्लो, हमारी जो मेन इनकम थी जो बाहर जाती थी, अब यहाँ रहेगी, तो इससे हमारा कितना फ़ायदा होगा। जैसे 90s एयरफोर्स का जब एयर रोल पूछ रहे थे तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी लड़ाई में पहले भी एयरफोर्स का कितना महत्व रहा है। 1962 की लड़ाई में अगर हमारी गवर्नमेंट ने एयरफोर्स यूज कर लिया होता तो जो धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ है, जो कहा जाता था कि चाइनीज के सामने हमारी हार हुई, हमारी हार कभी भी नहीं होती। हम इतने मजबूत थे, हमारे एयरक्राफ्ट इतने थे। हमारे विंग कमांडर जेएम नाथ थे जिन्होंने कैनबरा से एयरबोर्न होकर पूरी फोटोग्राफ खींची थी चारों तरफ जाके, और चाइना के क्या क्या एसेट्स है, कहाँ थे, सब कुछ सरकार के ऊपर उपलब्ध था। लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि हम एयरफोर्स नहीं यूज करेंगे और इस हार का हमें सामना करना पड़ा। ये तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था कि हम हार जाते। कई एडवांटेजेस है हमारे एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्स के चाइना के बॉर्डर के प्रति। मैं अगर बताना चाहूँगा समय कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा। जैसे हमारे जो एयरबेसेस हैं वो सी लेवल पर हैं। वो जो एयरबेसेस हैं 100% लोड मीन्स कि अगर 10 टन कैरी कैपेसिटी है तो 10 टन लेग से एयरबोर्न हो सकते हैं, बॉर्डर पर जाएंगे, बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, वापस आएंगे 5 मिनट में। अब चाइना के जो एयरफील्ड्स हैं वो 10,000 फीट पे हैं। उनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 10,000 से लेकर 3,000 पे हो जाएगा। इतने बॉम्ब लेके इतने दूर आ ही नहीं सकते। तो हमारा जो एयरफोर्स इफेक्टिवनेस है पर्टिकुलरली चाइना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात है कि चाइना जो जड़ा हुआ है, मैं आर्मी तो हमारी मजबूत है ही, लेकिन एयरफोर्स का जो रोल है वो पर्टिकुलर टेरेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो सरकार का मूव चल रहा है कि हम सारे जहाज यहीं बनाएंगे, जैसे अभी हमने तेजस बनाए, LCA बनाए, आगे प्रपोजल 2030 तक प्रपोजल चले जा रहा है। हम राफेल के बाद हमें किसी एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एयरक्राफ्ट लेके एयरक्राफ्ट को बेच के हमें काफ़ी पैसा आएगा। थोड़ा एयर पावर के बारे में पूछे तो बताना चाहता हूँ एयर पावर का रोल क्या होता है। एयर पावर में 3-4 रोल मेन होते हैं। एक तो बॉर्डर क्रॉस करके उनके टारगेट डिस्ट्रॉय करना, दूसरा होता है उनके जहाज आ रहे हैं उनको हमें रोक के वापस करना, तीसरा रोल होता है इंटेलिजेंस गैदर करना। बिना इंटेलिजेंस गैदर किए हुए हम कुछ काम नहीं कर सकते, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सर्वाइवेबिलिटी मतलब सर्विलेंस भी होता है। जैसे हमारे कोई जवान, कोई यूनिट कहीं फंस गई है, उसकी फ़ोटो लेके इंटेलिजेंस करके उनको वापस जाए।
इसके अलावा हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारे कुछ सैनिक कोई 200 किलोमीटर दूर पे बेस है, कोई 400 किलोमीटर दूर है, और चाइना से लड़ाई होगी तो हमें वेस्टर्न सेक्टर से मोबिलाइज करना पड़ेगा। इस मोबिलिटी के लिए भी एक एयर पावर की बहुत ज़रूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सकें। तो एयर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। कई बार दिखाया जा चुका है कि भाई एयरफोर्स एयर पावर बाई इटसेल्फ लड़ाई नहीं जीत सकता, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो जवान जमीन पर लड़ रहा आता है, जब ऊपर से जहाज़ की आवाज़ सुनता है तो उसका मनोबल ऊंचा हो जाता है। लड़ाई मनोबल से जीती जाती है। ये इस एयर पावर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप कुछ पूछना शायद बता सकते हैं। सर, मेरा सवाल रविंद्रनाथ से सर, जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ है, और जाहिर सी बात है आतंकवाद से पूरी दुनिया पीड़ित है, बार-बार कहते हैं, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कोई ऑपरेशन शुरू करता है तो क्या अमेरिका भारत के साथ उसी तरीके से खड़ा रहेगा जैसा कि इजराइल के साथ हुआ है? देखिए, मैक्रोन आए थे इजिप्ट इजराइल के बाद, उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ एक इंटरनेशनल कोएलिशन बनना चाहिए इसको आतंक को फाइट करने के लिए, जैसे हमने अल-कायदा को निकाला, आईएसआईएस को निकाला। ठीक है, तो वही बात आ गई, जब भारत में आतंक होता है तब क्यों नहीं इंटरनेशनल कोएलिशन होता है? जब नाइजीरिया में बोको हराम मारता है लोगों को, तब बोको हराम के खिलाफ वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं आती? तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है असली दुनिया की, दीपक मैं इसमें कहूंगा भी कि वेस्ट और यूरोप की जो प्रॉब्लम है रिलेशन का बिल्कुल सही था। यूरोप की अगर कोई प्रॉब्लम है तो दुनिया की प्रॉब्लम है, पर अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप के लिए यूरोप से मतलब नहीं। अब सेकंड नंबर 2-3 मिनट में और पूछेंगे। देखिए, बिग पिक्चर आज का जो टॉपिक है, हम जनरल कुलकर्णी के पास तिवारी और ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर त्रिपाठी जी ने बहुत हाई लेवल पे आपको मेरे पास बहुत अच्छा शेयर किया। मेरा मानना ये कि आज आप किस वक्त में रह रहे हैं, आज का युग मेरे विचार से अगर हम कहते हैं कलयुग चल रहा था क्या है, तो ये कलयुग 2.0 चालू हो गया है 2022 से। कोविड हुआ, क्लाइमेट चेंज रियल हो गया है, अमेरिका और चाइना का नंबर 1 एम्पायर कौन है? अमेरिका 1 है, चाइना 2 है। कहता मैं बंद करूंगा, रोक सको तो रोक लो, अमेरिका कहता नहीं बंद करूंगा। तो ये दुनिया एक नए ऑर्डर जिसे कहा जाता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इंक्लूडिंग विद रशिया यूक्रेन वॉर। पर मेरा मानना है जब हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऑर्डर शब्द सिग्निफाई करता है मान लीजिए एक 2 डायमेंशन ऑर्डर कि वो ये ट्रायंगल है, इस वर्ल्ड में अमेरिका टॉप पे और अलग-अलग जगहों पे सब है। बट ये जो दुनिया आज की तारीख में अंडर कंस्ट्रक्शन है, which is a new world matrix sorry matrix ये हमने मॉडल बनाया है जस्ट टू इंडिकेट विजुअलाइज करने को कि देश आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। और ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, नई पार्टनरशिप्स बन रही है। जहां तक बात है रशिया यूक्रेन वॉर की है और मैं फिर भी जाऊंगा, पर मेरा मानना है वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी फरवरी 2022 से शुरू हो चुकी है। पिछले सेंचुरी की वॉर होती थी जमीन पर और सोल्जर करते थे, इस सेंचुरी की वॉर अलग हो गई है। इस सेंचुरी में सोल्जर कितने बने ना बने, इकोनॉमिक वॉर है, टेक्नोलॉजी वॉर्स है, साइबर वॉर्स है। तो इस समय एक वर्ल्ड वॉर की ऑलरेडी हम उसके अंदर है। अब ये कब खत्म होगी मेरे पास कहने से तो बोल रहे हैं, इसके बाद आपकी चाइना वाली वॉर आने वाली 2027 में, चाइना ताइवान को लेके मैं उसी को वर्ल्ड वॉर 4 है, वो भी 2-3 साल चलेगी। उसके बाद रशिया यहाँ आ रहा है, ह्यूमिलेट हो गया है, रशिया दोबारा जैसे जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा, ह्यूमिलेट हुआ, जर्मनी ने उसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 करी, तो रशिया फिर आएगा 33-34 में महान वॉर बोलर। तो अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इंडिया कैसे हम लीड करें? 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है। आज की दुनिया में ड्रोन्स की बहुत जरूरत है, आज की दुनिया में 155 mm के आर्टिलरी शेल्स की बड़ी जरूरत है। स्पेसिफिक चीजें से ब्लैक मार्केट चल रही है, ये जो ओके। और तीसरा लैंड माइंस, आप देखिए यूक्रेन को कैसे रशिया ने रोक दिया, लैंड माइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ताइवान भी देखा मैं इससे तैयारी करूं लैंड माइंस को, हमारे जनरल देख रहे कैसे प्रोटेक्ट करें लैंड माइंस से। तो ये 3 आइटम्स है जो भारत में बनने चाहिए और हमें चाहिए मैं वही टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, अब इसमें जस्ट 2 more points।
अमेरिका का भी एमुनेशन खत्म हो रहा है। तो यूक्रेन को इतने सवाल किए जा रहे हैं कि अमेरिका की अपनी जो इन्वेंटरी है वो लो हो गई। अमेरिकन आर्मी कह रही है हमें दूर रहना हो, हमारा स्टॉक नहीं बच रहा है। नेटो की कंट्रीज ने भी यूक्रेन को दे दिया, उनका भी स्टॉक लो हो गया। या ताइवान मांग रहा है वेपन्स। वो अमेरिका को तैयारी कर रही है चाइना से लड़ने को। अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री जो है खोखली हो चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसको बट उनका जो इकोसिस्टम इंडस्ट्रियल वेंडर बेस है वो चाइना चला गया, इधर चला गया। अमेरिका को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी ना जो गोले बारूद मैन्युफैक्चर करने हमारे देश में 40 देखे हैं। अब अमेरिका ने हमें जी इंजन वगैरह जो एयर मार्शल इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है? इसलिए देना है कि टेक्नोलॉजी लो, तुम्हें जो बनाना है अपना बनाओ, प्रोडक्शन करो, मुझे वापस सेल करो, नेटो को दो। तो ये ट्रेंड आ गया है जिसके चलते अमेरिका डेफिनेटली हमारे पार्टनरशिप में चाहता है, बट अमेरिका को कुछ दर्द हुआ है। तभी अमेरिका हमारे साथ इतनी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ज्यादा आ रहा है, जिसको अपने लिए प्रोडक्शन चाहिए आने वाले 10 सालों में। लास्ट ईयर से वैसा इजराइल का एग्जांपल देखिए। इजराइल हम समझते हैं बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजी पावर है, एक्सेट्रा मैं वो चीजों में जाऊंगा। इजराइल का सालाना मिलिट्री बजट है $25 बिलियन और $3.8 बिलियन अमेरिका से हर साल देता है एक्स्ट्रा। तो इजराइल का डिफेंस बजट है मानो $30 बिलियन। 3 दिन नहीं हुए इस वॉर को शुरू हुए, अमेरिका ने बाइडेन ने बिल पेश कर दिया कि कांग्रेस में कि इजराइल को इमीडिएटली $14 बिलियन देगा। कमाल है, आपके देश का $30 बिलियन एनुअल बजट है इजराइल का, और उसका 50% मुझे इमीडिएट चाहिए 2 दिन के अंदर। तो लिसन फॉर इंडिया, हमारा डिफेंस बजट कितना है? 5 लाख करोड़ में। तो अगर हमारी कोई भी वॉर शुरू होती है, हमारे पास 2.5 लाख करोड़ हमारे पास रेडी होना चाहिए पॉकेट बुक में। कॉमन सेंस है। 30 बिलियन बजट है, 15 बिलियन चाहिए, 50% बजट का विद इन 2 डेज ऑफ वॉर, और वो भी बहुत छोटी वॉर है। बस जो भी कहते हैं टेक्नोलॉजी थोड़ी, अगर हमारी कोई वॉर होती है हमारे पाकिस्तान या चाइना वही होनी चाहिए, हमें फोकस नहीं करना चाहिए। बट इसका मतलब है हमें इमीडिएट हमारे पास रेडी पैसा हो, 250 लाख करोड़ का इमीडिएट होना चाहिए। So these are some lessons जो हमारी प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक में और दुनिया कहाँ जा रही है हमें सब देखना है। We can show those things, but thank you very much. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।